हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें कुल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आज हम दूसरे नंबर का प्रैक्टिस करवाएंगे। और कल हम पहले सेट का डिस्कशन करवा चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख रहे हैं। यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सबको पता ही होगा कि एएनएम की परीक्षा जनवरी माह में 3 पालियों में होने वाली है, तो समय बहुत कम बचा है। इसलिए आप परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1 से, दूसरे का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है हमारा, नर्सिंग में आचार नीति का क्या अर्थ है? नर्सिंग में आचार नीति का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। नर्सिंग में आचार नीति का अर्थ है सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वंशानुगत हेमोलिटिक एनीमिया कौन सा है? निम्नलिखित में वंशानुगत हेमोलिटिक एनीमिया कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थैलीसीमिया। कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का निम्नलिखित कार्य क्या है? कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का निम्नलिखित कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्राणुनाशक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उत्पादित दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है नवजात शिशु के लिए आवश्यक है क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में शामिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉम में क्या शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, संक्रमण रोधी एंटीबॉडीज शामिल होते हैं। नवजात शिशु के लिए आवश्यक है कोलेस्ट्रॉम, तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में संक्रमण रोधी एंटीबॉडीज शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? दूध का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एल्वियोली। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1985 ईस्वी में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक तीव्रग्राही आघात एनाफिलैक्टिक शॉक है? निम्नलिखित में से क्या एक तीव्रग्राही आघात है, एनाफिलैक्टिक शॉक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कीट का काटना या मकड़ी का काटना जो है यह तीव्रग्राही आघात है। आगे देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग स्तनपान के दौरान नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग स्तनपान के दौरान नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कम एस्ट्रोजन संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुल कर निकल जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी धुल कर निकल जाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कोबाल्ट 60। ईसीजी निम्नलिखित में से क्या है? ईसीजी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2022 तक। अगला है, कॉपर टी का क्या कार्य है?
कॉपर टी का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निषेचन रोकता है। कॉपर टी निषेचन रोकता है। उस स्थिति में उपयोग की जाने वाली अलगाव तकनीक का प्रकार जब रोगजनक मल पदार्थ के माध्यम से प्रसारित होते हैं तो उसको कौन सा अलगाव कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंत अलगाव। आंत जो हमारा है उसका अलगाव। अगला है असेप्टिक तकनीक का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? असेप्टिक तकनीक का महत्वपूर्ण पहलू हाथ धोना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। मुंह धोने के लिए प्रयुक्त एंटीसेप्टिक क्या है? मुंह धोने के लिए प्रयुक्त एंटीसेप्टिक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यूसोल घोल में होता है। यूसोल घोल में होता है, किसके घोल में यूसोल होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर के घोल में यूसोल होता है। आगे देखेंगे, स्तनपान करने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। स्तनपान करने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। तो दस्त की संभावना कम होगी, कान में संक्रमण की संभावना कम होगी और निमोनिया की संभावना भी कम होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपने बच्चे की बीमारी को बचाने के अलावा स्तनपान का एक और फायदा क्या है? अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए स्तनपान के अलावा एक और फायदा क्या है? तो इसका उत्तर है, फार्मूला दूध की तुलना में माँ का दूध पचाने में आसान होता है। स्तन का दूध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। माँ का दूध मुफ्त और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये सारा हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्तनपान जन्म देने वाले माता पिता को कैसे मदद करता है? स्तनपान जन्म देने वाले माता पिता को कैसे मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्तनपान आपको अपने सामान्य वजन पर वापस आने में मदद करता है। और दूसरा है, स्तनपान से डिंब ग्रंथि के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। तो इन दोनों वजह से स्तनपान माता पिता को मदद करता है। स्तनपान से क्या क्या होगा? वापस अपने वजन में आने में मदद करेगा और स्तनपान से डिंब ग्रंथि के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मेल्डिहाइड। स्टरलाइजेशन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का वाली गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है, ऑटोक्लेव को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑटोक्लेव को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दबाव में भाप। ऑटोक्लेव को दबाव में भाप के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, ऑटोक्लेव में तापमान कितना होना चाहिए? ऑटोक्लेव में तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 121 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव में तापमान होना चाहिए। अगला है, रोगियों के सभी डेटा को उस सूचना से जोड़ने के लिए जिनकी उनको आवश्यकता है, अस्पताल में किस प्रकार की अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रवेश डिस्चार्ज और स्थानांतरण प्रणाली। प्रवेश डिस्चार्ज और स्थानांतरण प्रणाली। दूसरा प्रश्न है, गैस्ट्रिक पानी से धोने के लिए उपयोग किया जाने वाला घोल कौन सा है? गैस्ट्रिक पानी से धोने के लिए उपयोग किया जाने वाला घोल कौन सा है? तो इसका उत्तर है, सादा पानी, सामान्य खारा, 0.9% खारा और कमजोर बोरिक एसिड। यह तीनों होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। विच्छेदन बिस्तर को डैश के रूप में जाना जाता है। विच्छेदन बिस्तर को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टंप बिस्तर के रूप में जाना जाता है। विच्छेदन बिस्तर को स्टंप बिस्तर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जोखिम कारक है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा जोखिम कारक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का लंबे समय तक उपयोग।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है उसका लंबे समय तक उपयोग करने से ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जोखिम कारक है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलिन परीक्षण का मार्ग क्या है? ट्यूबरकुलिन परीक्षण का मार्ग है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 इंट्राडर्मल मार्ग। ट्यूबरकुलिन परीक्षण का मार्ग इंट्राडर्मल है। ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन की खुराक कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.2 मिली इसका खुराक है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, बीच में वीडियो छोड़कर नहीं जाइए, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन से गहरी सांस, ऑपरेशन से पहले गहरी सांस लेने और खांसने के व्यायाम मुख्य रूप से किसको रोकने के लिए है? ऑपरेशन से पहले गहरी सांस लेने और खांसने के व्यायाम मुख्य रूप से किसको रोकने के लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एटेलेक्सिस को रोकने के लिए है। एटेलेक्टेसिस को रोकने के लिए है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा श्वसन अवरोध का कारण बन सकती है? कौन सी दवा श्वसन अवरोध का कारण बन सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डोपामाइन। डोपामाइन जो है यह श्वसन अवरोध का कारण बन सकती है। आगे देखेंगे, एक सीओपीडी रोगी जो उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है उसे निम्नलिखित दवा से बचना चाहिए। एक सीओपीडी रोगी जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है उसे निम्नलिखित दवा से बचना चाहिए। कौन दवा से बचेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एसीई अवरोधक। एसीई अवरोधक जो है इससे इनको बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिपॉल्मिटॉयल फॉस्फेटिडिकोलाइकन। डिपॉल्मिटॉयल कोलाइन। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्मोनरी सर्फेक्टेंट डिपॉल्मिटॉयल फॉस्फेटिडिलकोलाइन। अगला है, स्वान गेंज कैथेटर। स्वान गेंज कैथेटर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फुफ्फुसीय कोशिका प्रतिरोध। स्वान गेंज कैथेटर जो है यह फुफ्फुसीय कोशिका प्रतिरोध है। अगला है, नपुंसकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? नपुंसकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का विशेषता है नपुंसकता। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उसके ऊपर। अगला है, किस स्थिति में डिगॉक्सिन निर्धारित है? किस स्थिति में डिगॉक्सिन निर्धारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। सिस्टोलिक हृदय विफलता, आलिंद फिब्रिलेशन और आलिंद स्पंदन, तीनों में डिगॉक्सिन जो है यह निर्धारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वासिक्योर। क्वासिक्योर और मरासमस जो है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी इसकी कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संचारी रोग कहलाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संचारी रोग कहलाते हैं। इसको कहेंगे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है?
रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संतुलित आहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए हमारा चारों कथन यहाँ पे दिया गया है, इसमें बताइए कौन सा असत्य है। तो पहला कथन है हमारा, संतुलित आहार हमारी उम्र और हम किस प्रकार के शारीरिक कार्य करते हैं इस पर निर्भर करता है। यह तो सही है। अगला है, संतुलित आहार लेने से कुपोषण जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यह भी हमारा सही कथन है। अगला है, शरीर के लिए संतुलित आहार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यह भी सही है। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो यह ऑप्शन हमारा असत्य है, केवल मांस ही पर्याप्त नहीं है, हमें और भी चीज़ खाने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 23 जोड़ी होती है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? वृषण कोष जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, यह शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा स्क्रोटम वृषण कोष जो है यह बाहर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिंब वाहिनी नली। अगला है, शौच के बाद सफाई की मूल बातें हैं। शौच के बाद सफाई की मूल बातें हैं, मल मूत्र की सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला है, मानसिक विकार का एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मानसिक विकार का एक महत्वपूर्ण कारक है अनुवांशिक कारक। जेनेटिक कारण सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, जो भी हमारा मानसिक विकार है इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? अनुवांशिक कारण। अगला प्रश्न है, डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं? डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोड़ों में दर्द इसका सबसे ज़्यादा बड़ा लक्षण है। तो डेंगू के लक्षण जोड़ों में दर्द है। राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2015 में राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया। अगला है, सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2026 तक। कौन सा घाव के प्रकार में शामिल नहीं है? घाव के प्रकार में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो खरोच, भीतरी चोट और चीरे वाले घाव, यह तीनों हमारे घाव के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला है, घाव भरने का पहला चरण क्या है? घाव भरने का पहला चरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिपक्वता चरण। अगला है, घाव भरना कब बंद करना चाहिए? घाव भरना कब बंद करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 101 से 2 दिनों में घाव भरना बंद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डायबिटीज मेलेटस की सबसे सामान्य जटिलता है? डायबिटीज मेलेटस जो होते हैं इसकी सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपोग्लाइसीमिया। अगला है, घाव क्या है? घाव क्या है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? घाव एक कट और ब्लंट शॉट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जहोदा
1958 ने मानसिक स्वास्थ्य के कितने संकेतकों की पहचान की है? कितने संकेतकों की पहचान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 संकेतकों की पहचान की है। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अतिसार और फाइलेरिया दोनों हेलमिंथस के कारण होती है। मलेरिया के असामान्य लक्षण क्या हैं? मलेरिया के असामान्य लक्षण क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर दर्द, मितली और उच्च बुखार तीनों मलेरिया के असामान्य लक्षण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? तो नींद की बीमारी जो है यह मच्छर जनित बीमारी नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, मलेरिया और डेंगू यह तीनों मच्छर जनित बीमारी हैं। अगला प्रश्न है, कॉलरा के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉलरा के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, यदि कोई रोग किसी गैर मानव जानवर से मनुष्य में फैल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राणीजन्य रोग इसे कहा जाएगा। आगे देखेंगे, प्रसव पूर्ण संचरण तब होता है जब कोई रोगजनक प्रसारित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माँ से शिशु तक। प्रसव पूर्ण संचरण तब होता है जब कोई रोगजनक प्रसारित होता है, तो माँ से शिशु तक। अगला है, वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग कौन सा है? वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग चेचक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य है। अगला है, कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गैस्ट्रुलेशन बंद करना। कॉपर टी का कार्य है गैस्ट्रुलेशन बंद करना। अगला है, मीनमाता रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मीनमाता रोग जो होता है यह किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, Hg प्रदूषण। Hg क्या होता है? हमारा मरकरी। मरकरी के प्रदूषण से मीनामाता रोग होता है। अगला है, चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है? चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषाणु के कारण होता है। स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग जो है यह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उम्र के हिसाब से ऊंचाई के मान। मासिक धर्म से कितने दिन पहले अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 दिन पहले। मासिक धर्म से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यह भोजन का अनिवार्य अवयव है। आगे देखेंगे, एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS कब लागू किया गया? एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1975 ईस्वी में। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रेनिन। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है ANM की परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है, शहद में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन।
अगला है जेनेरिक दवाओं की कीमत कौन तय करता है। जेनेरिक दवाओं की कीमत कौन तय करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार तय करता है। बच्चों के पेसिफायर कब देना चाहिए। बच्चों को पेसिफायर कब देना चाहिए, तो इसका उत्तर है जब बच्चा बिल्कुल शांत न हो तब बच्चों को पेसिफायर देना चाहिए। अगला है सहायक नर्स या दाई कहाँ कार्यरत करती हैं। सहायक नर्स या दाई जो होती हैं यह कहाँ कार्यरत होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कार्यरत होती हैं। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण निम्न में से किसकी कमी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। अगला है चिकित्सीय स्वच्छता के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका उत्तर है ड्रेसिंग का, दवा का और साफ सफाई का, तीनों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे घाव के संकुचन की मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मायोफिब्रोब्लास्ट। घाव के संकुचन की मध्यस्थता मायोफिब्रोब्लास्ट की द्वारा की जाती है। अगला है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योग, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी तीनों आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विलियम हार्वे ने किया था। अगला है प्रसव को कितने चरणों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 चरणों में प्रसव को बांटा गया है। अगला है शिशु को स्तन से दूध पिलाने की क्रिया में किस हार्मोन का स्राव शुरू होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव शुरू होता है। स्पंज स्नान क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गुनगुने पानी से स्नान करना स्पंज स्नान है। अगला है किन बातों का पालन करके घावों का प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीसेप्टिक लगाकर और डिटोल के द्वारा घावों का प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। और ये ऑप्शन नंबर 2 जो है साफ एवं स्वच्छ मिट्टी लगाकर, यह तो बिल्कुल गलत है, इससे कभी भी प्राथमिक उपचार नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, 1 और 3 एंटीसेप्टिक लगाकर और डिटोल के द्वारा। अगला है कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हड्डियां दुर्बल। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां जो हैं यह दुर्बल हो जाती हैं। अगला है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज जो है यह तत्काल ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती हैं। अगला है मासिक धर्म से कितने दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। निम्न में से किस दवा को औषधीय मापदंड के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 एंटीहिस्टामाइंस जो है यह औषधीय मापदंड के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगला है एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। अगला है शरीर में कितने प्रकार की अग्नि होती है, शरीर में कितने प्रकार की अग्नि होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 प्रकार की अग्नि होती है। शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला है घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी जो है यह घाव भरने के लिए अति आवश्यक है। अगला है एब्रेशन वुंड किसे कहते हैं, एब्रेशन वुंड जो है यह किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है वाहन दुर्घटना से, उंगली के नाखून से और काटने से, तीनों इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एब्रेशन वुंड वाहन दुर्घटना से, उंगली के नाखून से और काटने से जो है इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है
दो फुफ्फुस थैली के बीच स्थित वक्ष गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट है? तो इसका उत्तर है मीडियास्टिनम जो है यह दो फुफ्फुस थैली के बीच स्थित वक्ष गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट है। मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक एसिड। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।